बिहार विधानसभा चुनाव के हर एक पहलू पर नज़र बनाने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर है, लेकिन ग्राउंड के साथ जो सबसे अहम कड़ी है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जहां हमें सटीक जानकारी मिलती है, वो है हमारा दैनिक जागरण का कार्यालय पटना में है। और यहाँ पर हमारे कई वरिष्ठ सहयोगी हैं और उनके पास एक एक जगह की पूरी रिपोर्ट होती है। इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे 36 के आंकड़े को लेकर। ये आखिर 36 का आंकड़ा है क्या? क्या एनडीए और महागठबंधन के बीच अब इस 36 के आंकड़े को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है? इन सारे मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता और राजनीतिक मसलों के जानकार रमन जी हैं। रमन जी, 36 का आंकड़ा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, इस 36 के आंकड़े को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये ईबीसी है। दरअसल यही वो आंकड़ा है जिस पर नीतीश कुमार की अब तक पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसे एमवाई पर माना जाता है कि आरजेडी का वहाँ 17 और 14 मिला के लगभग 31% से ज़्यादा उनके पास वो आंकड़े रिजर्व तरीके से आ जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा। और ये 36% जो ईबीसी है वो अब तक नीतीश कुमार के पाले में रहता रहा है। इस बार महागठबंधन ने भी कई सारे ऐलान किए हैं। हम समझना चाहेंगे कि आखिर इस 36% में क्या तेजस्वी का कुछ इम्पैक्ट चल पाएगा? रजत जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो 36% पे अभी भी आज के डेट में एनडीए और नीतीश कुमार की बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है जी। वर्तमान में। आज ही एनडीए का घोषणा पत्र जी। नहीं, संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया है। बिल्कुल। संकल्प पत्र में भी अगर आप 36 के आंकड़े की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता जी। ईबीसी आबादी 36% को दी गई है। जी। इसमें उनके लिए रोजगार, उनकी महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, जैसे प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। साथ ही इस वोट बैंक में जो 36% में 112 जातियां आती हैं। हाँ, 112, बिल्कुल 112 जातियां आती हैं। इनमें जो खास करके व्यवसायिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, उनको और अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, उनके रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए और करोड़पति दीदी बनाने की बात की गई है। पहले केंद्र सरकार ने लखपति दीदी बनाने की घोषणा की। लखपति दीदी लगभग 30 लाख दीदियां लखपति बिहार में बन चुकी हैं, वो जीविका दीदियां हैं। लेकिन रमन जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये आ जाता है, जो जीविका दीदी की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने उन्हीं जीविका दीदियों पर अपने प्रभावित करने के लिए कहा कि हम 10,000 नहीं 30,000 रुपए हम देंगे। तो क्या लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारी चीज़ों? जीविका दीदियों का आज के डेट में 99% भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। उसके पीछे वजह है जी कि जीविका समूह बनाने का पूरे देश में पहली बार ये नवाचार पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहली बार बिहार में ही नहीं, पूरे देश में सर्वाधिक 1,60,00,000 जीविका दीदियां जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो दीदियां जुड़ी हुई हैं, इनकी संख्या और आगे बढ़ाने और इनको स्वावलंबी बनाने के लिए पहली बार हर परिवार की एक महिला को इस अभियान से जोड़ने और उन्हें 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ही देने का प्रावधान किया गया। आगे आज भी जो एनडीए का संकल्प पत्र आया है, उसमें उन्हें 2-2 लाख रुपए और देने के वादे किए गए हैं। ये राशि सहयोग के रूप में दी जाएगी। हो सकता है कि इसके लिए उन्हें नॉमिनल ब्याज दर, मामूली ब्याज दर भरना पड़े। मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ी जाति को मुख्यधारा में लाने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ये उन्होंने ऐलान किया। साथ ही ये भी ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करेगी और उसके बाद उनके कल्याण के लिए काम करेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब आने वाले टाइम पे किसान सम्मान निधि का भी एक ऐलान किया गया कि बिहार में एक अलग तरीके से दिया जाएगा, जो कि केंद्र से जो मिल रहा है उसके अलग से दिया जाएगा, तो उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जब
ये सब ऐलान किया जाता है एनडीए की तरफ से, तो इसी बीच महागठबंधन की तरफ से भी बहुत सारे ऐलान किए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें विशेष इन लोगों ने 10 बड़े वादे किए थे महागठबंधन ने अति पिछड़ी जातियों के लिए। इसमें कहा गया कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा और वादा किया गया कि पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहता है। दरअसल आजकल क्या होता है कि लगभग हम देखते हैं किसी भी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ आजकल आरक्षण की बड़ी गूंज होती है और आरक्षण एक ऐसा मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र हो चुका है राजनीतिक पार्टियों के लिए, जिन्हें वो मतलब अंत में छोड़ते हैं और ऐसा लगता है कि उसके जरिए वो विपक्षी को चित कर देंगे। जो जानकारी है कि पंचायत और नगर निकाय में ईबीसी को संभवतः 20% का आरक्षण मिलता है, ये कहा जा रहा है इनको 30% कर देंगे। तो इसे कैसे मतलब देखते हैं, क्या ये कानूनी हिसाब से संभव है, नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? पिछले सप्ताह महागठबंधन या तेजस्वी का जो प्रण पत्र आया है जी, उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और रूलिंग का उल्लंघन है। 20% से अधिक ईबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? कि बिहार में जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें सबसे पहले SC/ST को आरक्षण देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और सुप्रीम कोर्ट ने या कानून ने, हमारे संविधान ने व्यवस्था कर रखी है। इसके उपरांत ईबीसी को 20% दिया जाता है। अब एक बार मैं फिर पीछे आऊँगा आपको कि मैं बताऊं कि SC/ST के लिए कैसे है। ST/ST को जो आरक्षण दिया जाता है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में सीट, मसलन कि अगर 3 सीट है तो 3 सीट में 50% आरक्षण देना है। तो इसमें सबसे पहला SC/ST को आरक्षण देना है, फिर आपको ईबीसी को देना है और इसके बाद महिलाओं को देना है। ठीक है। तो SC/ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से वहाँ का जनप्रतिनिधित्व और जनप्रतिनिधित्व के हिसाब से वहाँ SC/ST का आरक्षण, ठीक है, वो गणित इसका है, इसके आधार पर दिया जाता है। ठीक है। तो मसलन कि कोई कहीं 3 अगर वार्ड पार्षद बनेंगे या वार्ड पंच बनेंगे तो उसमें 1.5 तो किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो 50% होगा तो वो एक ही आएगा, 2 नहीं किया जा सकता। तो जो आरक्षण बढ़ाते नहीं, आरक्षण का जो प्रावधान है, नियम है बना हुआ। तो इस तरह से 20% से जो बढ़ाने की बात महागठबंधन के घोषणा पत्र या तेजस्वी प्रण पत्र में की गई है वो सैद्धांतिक रूप से अनुचित है। सर, अगर हम समझने की और कोशिश करें अगर कि जिस तरीके से उनकी तेजस्वी की तरफ से ये कहा गया कि अति पिछड़ा, SC/ST पिछड़ा वर्ग और जितने भूमिहीन है, शहरों में 3 और गांव में 5 डेसिमल का आवासीय भूमि देना, ये ऐलान किया गया। प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षित सीटों की बात कर रहे हैं कि हाँ उसको हम करेंगे, उसको 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में भी अति पिछड़ा, SC/ST और इनको 50% का आरक्षण देंगे। तो ये जो तमाम वादे किए जा रहे हैं ये ईबीसी को लुभाने के लिए है। अब यही सवाल है कि क्या ईबीसी तेजस्वी की तरफ झुक जाएगा? ये तमाम जो वादे किए गए हैं महागठबंधन या तेजस्वी के प्रण पत्र में, ये वर्तमान में ये सारी सुविधाएं लागू है। एनडीए सरकार की ओर से ये सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। इन तीनों चीज़ में RT एक्ट के तहत, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ये सुविधाएं लागू हैं और उनके तहत उस हर वर्ग, खास करके ईबीसी, SC/ST के बच्चों को अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो वो पढ़ रहे हैं। जहाँ तक ईबीसी को लुभाने की बात है तो ये वर्ग ऐसा है कि कहीं ना कहीं पिछले 40-50 सालों से, विशेषकर पिछले 35 सालों से, जब से राजद का बिहार में उत्थान हुआ, तो ये वर्ग पूर्णतः नीतीश कुमार के साथ या यूँ कहें कि भाजपा के साथ, एनडीए के साथ जुड़ा रहा है। और इनके इन वादों में, तेजस्वी के वादों में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ईबीसी को के साथ हूँ और उन्हें जोड़ने के लिए ये सारे वादे किए गए। लेकिन ईबीसी की अब बड़ी आबादी इस चीज़ को लेकर अवगत है और वो जानती है और अपने अधिकार, आरक्षण और तमाम सुविधाओं को लेकर के इतनी जागरूक है कि इस पे मैं नहीं समझता कि कोई विशेष प्रभाव डाल पाएगा महागठबंधन। इसीलिए उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम महागठबंधन की तरफ से कह दिया हमारे उम्मीदवार होंगे। तो क्या ये इम्पैक्ट भी
प्रभाव डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा? देखिए, मैं विशेष रूप से एनडीए में बात करूं तो 5 बड़े नेता आज के डेट में मुकेश सहनी यानी मल्लाह निषाद समाज के हाँ। भाजपा और एनडीए से जुड़े हुए हैं। आज भी बिहार सरकार में मल्लाह समाज के 2 मंत्री हैं। भाजपा की ओर से हरी सहनी हैं जो अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। जदयू की ओर से मदन सहनी हैं जो समाज कल्याण मंत्री हैं। केंद्र सरकार में भाजपा ने मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद को मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं। वर्तमान में मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और आई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। भाजपा में कई बड़े और पुराने निषाद मल्लाह बिंद समाज के अच्छे कार्यकर्ता जो भाजपा के लिए वर्षों से संगठन करते रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, अर्जुन सहनी जैसे कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसके सामने मुकेश सहनी संभवतः कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो तमाम वादे हैं, जो तमाम सपने कहे दिखाए जाए या वादे जो तमाम किए, घोषणाएं किए हैं या जातिगत समीकरण राजनीति अपने गठबंधन में ध्यान रखा, तो क्या ये मतलब प्रभावशाली नहीं होगा? क्योंकि बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो कहते हैं जातीय समीकरण बहुत फिट किया जाता है। तो क्या महागठबंधन जातीय समीकरण फिट करने में कहीं फेल दिख रही है? फेल करने और पास करने का प्रश्न नहीं है, चूंकि ये घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, तो हर पार्टी, हर दल, हर गठबंधन का प्रयास रहता है कि कैसे बड़े से बड़े मतदाता वर्ग को चुनाव जीतने के लिए अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, प्रभावित करें। और संभवतः मैं मानता हूं कि इसी प्रयास को तेजस्वी ने अपने प्रण पत्र में और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में, भाजपा नहीं एनडीए ने बिल्कुल साधने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि दोनों के घोषणा पत्र में सबसे जो अहम है वो भाजपा ने आज जो जारी किया संकल्प पत्र, उसमें सीधे सीधे 80 लाख किसानों को जोड़ने का दाव चला है। वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के तहत 78 लाख लोगों को अभी 2 महीने पहले उनके खाते में 3-3 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। 3 किस्तों में ये राशि आती है। 6,000 रुपये की राशि हर साल मोदी जी पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं। अब इसमें 3,000 रुपये और कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न भाजपा ने जिनको दिया है, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, उसी समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो अति पिछड़े समाज से आते हैं और अति पिछड़े समाज को भी कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने के लिए उनके नाम पे ये योजना शुरू की गई है। अब 3,000 रुपये कर्पूरी ठाकुर सम्मान, कृषि सम्मान, किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। तो अब सीधे तौर पे किसानों के खाते में 9,000 रुपये प्रति वर्ष पहुंचेगी। तो ये बहुत ही बड़ा, आप समझिए कि भाजपा को पिछले चुनाव में लगभग 80 लाख वोट मिले थे। तो अगर इसमें एनडीए को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या और बड़ी हो जाती है। तो सीधे सीधे 80 लाख मतदाताओं को डायरेक्ट बेनिफिट, जिसे डीबीटी हम लोग कहते हैं, से जोड़ने का प्रयास और घोषणा आज एनडीए के घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो 36 का आंकड़ा था वो अपने बड़े बारीकी से और बड़े ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को आपने बता दिया कि जो 36 का आंकड़ा है, यानी जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा है, इसके वोट करने का पैटर्न क्या रहा है, किस तरीके से ये पहले से वोट करता रहे। भले महागठबंधन की तरफ से अभी तमाम वादे किए गए हैं, तमाम घोषणाएं की गई हैं। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि जब बिहार का मतदाता 6 और 11 नवंबर को जब पोलिंग बूथ पर जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, क्योंकि भाग्य विधाता इन राजनेताओं का वही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।